कंस्ट्रक्शन में हमारे पास में 2 metal plates P1 and P2 held parallel to each other connected by 2 metal spheres S1 and S2 through 2 metallic rods R1 and R2. एक प्लेट P1, दूसरी प्लेट एक दूसरे के पैरेलल हैं, P2 दो रॉड कनेक्टेड R1 R2 P1 P2 R1 R2 दोनों से कनेक्टेड दो स्फीयर S1 and S2 gap between the spheres 2 से 3 सेंटीमीटर और distance between the plates approximately 60 centimeter. Both the rods are connected ये आउटपुट सिचुएशन है ट्रांसफार्मर की S1 S2 सेकेंडरी कॉइल के एंड से और बॉक्स बना दे रहा हूं मैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंडक्शन कॉइल है ये, यहाँ आउटपुट है इसका, दिस इज द आउटपुट। कैसी भी हो सकती है ये इंडक्शन कॉइल। ये इसका सेकेंडरी कॉइल्स का आउटपुट और इस तरफ से हमारा प्राइमरी कॉइल्स का इनपुट P1 P2 S1 S2। ये हो गई इंडक्शन कॉइल। P1 और P2 कनेक्टेड हैं हाई टेंशन ऑल्टरनेटिंग सोर्स से हाई वोल्टेज AC सोर्स। अब इसकी वर्किंग किस तरीके से है, इंडक्शन कॉइल
is used to apply a high voltage, approximately 1000 volt, across two metal plates. Metal plates act as a capacitor of very small capacitance. मेटल प्लेट्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रही हैं. The high potential difference ionizes the air between the spheres S1 एंड S2. इसके बीच की जो एयर है वो आयोनाइज हो जाती है बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, एंड अलाउस अ पाथ फॉर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. When discharge of metal plates take place in form of a spark in gap between spheres S1 and S2. स्पार्क होता है इन दोनों के बीच में. EM waves are radiated. The circuit can be considered as an LC oscillator, जहां पर दोनों प्लेट्स कैपेसिटर की इस तरीके से बिहेव कर रही हैं. P1 P2 और इंडक्टेंस L है, where the connecting wires offer very low inductance L. At resonance frequency, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इसकी, f is equal to 1/2 pi root over LC. Since L is low, C is low, f is of high order, approximately 5 into 10 to the power 7 hertz. इतनी हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई थी हर्ट्स के एक्सपेरिमेंट में. A high oscillating electric field is produced across, इस पॉइंट को ध्यान से देखना, a high oscillating electric field is produced across the vertical gap
between two spheres. तो ये मेरे दो स्फीयर हैं, ऑसिलेशन होने की वजह से इन पे इस एरिया में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है इस तरीके से। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहे हैं एरो, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग विद फ्रीक्वेंसी एफ। इस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इसको ऐसे डिनोट कर सकता हूं, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रही है। This time varying electric field generates oscillating magnetic field perpendicular to the electric field। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके 90 डिग्री पे जनरेट होती है और वो भी ऑसिलेटिंग है। ये डिनोट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमारी वेव चलती है, दैट वेव इज कॉल्ड EM वेव। The oscillating electric and magnetic field constitute electromagnetic wave of same frequency, that is 5 into 10 to the power 7 hertz। तो ये वेव जनरेट हो रही है, हर्ट्ज ने ऐसा कहा कि ये वेव्स जनरेट हो रही हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अभिषेक, क्लियर है बात यहां तक? यस सर, क्लियर है। बबीता? चेष्टा? दिव्या? हितेंद्र? कौशलेंद्र? क्लियर है सर। खुशी? गोयल? कृष्णाश्री? मानसी? पुष्कर? राधिका? सौरभ? शिप्रा? श्रेया? सौम्या? कुछ नहीं, बस ये हमने प्लेट्स ली हैं, ये कैपेसिटर का काम कर रही हैं।
दो स्फीयर है, इनके बीच में स्पार्क होगा, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंडक्शन कॉइल से हमने ऑल्टरनेटिंग लगाया है, तो पहले करंट इधर होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ऐसे करके ऑसिलेट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगी, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे ऑसिलेट करेंगे, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी। अब इसको डिटेक्ट कैसे किया जाए वेव को? तो वैसे वैसे अगर देखा जाए तो हमको पता है फॉर्मूला, सिंस v is equal to lambda f, that implies 3 into 10 to the power 8 should be equal to lambda into 5 into 10 to the power 7, that implies lambda is equal to 30 by 5, that is 6 meter. So a wave of wavelength 6 meter was produced by Hertz experiment. लगभग 6 मीटर। 6 मीटर का मतलब हो गया वेव कैसी हो गई, वेव ऐसी हो गई, यहां से शुरू हुई और यहां से खत्म हुई, मतलब 3 मीटर ये और 3 मीटर ये, मतलब खत्म हो रही है 6 मीटर पे जाके। 1 मीटर लगभग हमारे एक हाथ के बराबर, पूरा हाथ 1 मीटर के अप्रोक्स, तो काफी अच्छी खासी लंबी वेव है। अब इसका डिटेक्शन कैसे होगा कि वेव जनरेट हो भी रही है या केवल काल्पनिक कहानी या थ्योरी थ्योरी में हो रही है? डिटेक्शन, EM wave was detected by a detector that comprises of two small spheres connected to each other as shown. तो यहां से तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, यहां से तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, और इस जगह पर एक डिटेक्टर हमने लिया। डिटेक्टर क्या है? कुछ भी नहीं है, दो स्मॉल स्फीयर्स हैं और उनको इस तरीके से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया पीछे से। तो वेव जो आएगी वो इस तरीके से आएगी, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड तो कोई वोल्टेज इंड्यूस करती नहीं है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऑसिलेट करते करते यहां पहुंचेगी तो इस जगह पर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों को चार्ज करेगी हाई वोल्टेज पे, ये चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इनके बीच में स्पार्क जनरेट होगा। तो कोई कनेक्शन नहीं है दोनों के बीच में और स्पार्क जनरेट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां से जो वेव बनी है वो वेव हमको इस जगह पर डिटेक्ट हो रही है। इफ spheres of detector were oriented in the plane of the
ट्रांसमीटर स्फीयर्स, तो ये ट्रांसमिटिंग स्फीयर्स हैं, और जिस प्लेन में ये हैं उसी प्लेन में हमने ऐसे रखा, और इसका एक और मतलब हो सकता है इन द प्लेन ऑफ ट्रांसमिटिंग स्फीयर्स, मतलब इन द प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन a spark was produced between the spheres of detector that confirms production of EM waves. और दूसरी चीज जो पॉइंट आउट करी, when the detector spheres were oriented perpendicular to plane of transmitter spheres, no spark was seen. मतलब अगर ट्रांसमिटिंग स्फीयर हमारे इस तरीके से हैं और ऐसे, और डिटेक्टिंग स्फीयर्स को हम लोग ऐसे रख दें, डिटेक्टर को ऐसे ले लें, ट्रांसमिटिंग स्फीयर्स ऐसे हैं और डिटेक्टिंग स्फीयर्स को हम उसके परपेंडिकुलर ले लें, तब इनके बीच में कोई स्पार्क नहीं होगा. दिस शोज दैट EM wave is a transverse wave. ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या है? ट्रांसवर्स वेव का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगी ऐसे, और ये दूसरी डायरेक्शन में कभी नहीं होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसी डायरेक्शन में होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में है वो हमेशा इसी डायरेक्शन में होगी. मतलब इस दिस काइंड ऑफ वेव इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्स वेव. तो ऐसे करने पे डिटेक्शन हो रहा है, और ऐसे टेढ़ा कर दें तो डिटेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड वोल्टेज जनरेशन नहीं करेगी, इसलिए कोई स्पार्क नहीं होगा. तो ये हो गया हमारा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, जहां पर प्रोडक्शन और डिटेक्शन दोनों चीज हो गई. किसी को कोई डाउट यहां तक? ठीक है. अब हम ये प्रूव कर सकते हैं कि EM वेव्स जो हमारी जनरेट हो रही है वो ट्रांसवर्स है. प्रूव दैट EM wave is transverse. हम इसको करने के लिए अज्यूम कर सकते हैं कंसीडर एन EM wave propagating along x-axis
एज शोन। तो हम एक एक्सिस मान लेते हैं इस तरीके से, इस तरफ हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इस तरफ वाई एक्सिस ले लेते हैं और इस तरफ जेड एक्सिस ले लेते हैं। और हम ये मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो एक्स एक्सिस की तरफ में ट्रेवल कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के ट्रांसवर्स होंगे, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम, इस डायरेक्शन। कंसीडर अ पैरेललोपिपेड एज शोन। हम इस ईएम वेव को एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि एक बॉक्स है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, इस पैरेललोपिपेड में इसको बंद कर लेते हैं ईएम वेव को। इसको हम नाम दे देते हैं पैरेललोपिपेड को ABCDEFGH। According to Gauss law, no charge is enclosed by parallelopiped ABCDEFGH। कोई चार्ज इसके अंदर तो है नहीं, ईएम वेव ही तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है पर चार्ज नहीं है। दैट एम्प्लाइज क्लोज लूप इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds शुड बी इक्वल टू 0। या फिर मैं इसको ये लिख सकता हूं, ओपन सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds कहां से कहां तक, कौन कौन से स्फीयर के लिए, इस वाले फेस के लिए ABCD प्लस E डॉट ds, ABCD हो गया, ABCD एक फेस ये हो गया, दूसरा फेस ले लेते हैं EFGH प्लस ओपन सरफेस EFGH के अलावा हो गया, ये दोनों हो गए, इस तरफ के फ्रंट ले लेते हैं EDCDEF E डॉट ds प्लस ओपन सरफेस इंटीग्रल, पीछे वाला फेस हो गया ABGH E डॉट ds। 8 फेस हो जाएंगे ना, 4 ये हो गए प्लस ऊपर वाला और नीचे वाला ले लेते हैं, नीचे वाला ले लेते हैं ADEH E डॉट ds, ऊपर वाला ले लेते हैं
CBGF, E डॉट ds, और कौन कौन से रह गए? फ्रंट वाला और बैक वाला रह गया एक, तो ओपन सरफेस ABGH, ABGH तो हो गया, ABGH हो गया, और DEFC हो गया, CDEF हो गया, CDEF हो गया, फ्रंट बैक वाले हो गए, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, फ्रंट वाला हो गया, बैक वाला हो गया, ऊपर नीचे वाला हो गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, 6 शुड बी इक्वल टू 0। ये सारे मिलके 0, एक ही बात है, ये बात बोलूं या ये बात बोलूं, एक ही बात है। अब अगर मैं ट्रांसवर्स वेव मान रहा हूं इसको, देखना, since electric field is not a function of y and z, मतलब let us say electric field is in the direction of motion of wave। उल्टा मान रहा हूं, जबकि ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव में वेव अगर ऐसे जाएगी तो पार्टिकल ऑसिलेट उसके परपेंडिकुलर करेंगे। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कायदे से ऐसे करनी चाहिए, तब मोशन इस तरफ होना चाहिए। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये प्रूफ करना चाहता हूं कि ऐसा है, मैं अपोजिट लेके चल रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि मान लेते हैं कि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है। तो इस तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वाई और जेड एक्सिस की तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस ये रही, तो वाई और जेड एक्सिस की तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो क्योंकि वाई और जेड एक्सिस की तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, तो इसमें से फ्लक्स, और नीचे वाले में से फ्लक्स, और आगे वाले में से फ्लक्स, और पीछे वाले में से फ्लक्स, इनमें से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा। मैं इन फेसेस को नाम दे देता हूं, लेट्स से नाम तो दे रखा है हम लोगों ने। अब कौन कौन सा हो गया देखो, फ्लक्स इस वाले में से नहीं होगा कुछ भी, आगे वाले में से, क्योंकि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। पीछे वाले में से फ्लक्स नहीं होगा, उस तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ऊपर वाले में से कोई फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि वाई एक्सिस की तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और नीचे की तरफ से कोई फ्लक्स नहीं होगा। सही है ना? तो हमारे फेसेस कौन कौन से हो गए जो गायब होंगे? दैट मीन्स फ्लक्स थ्रू BCFG, BCFG E dot ds should be equal to flux of नीचे वाला फेस ADEH, ADEH should be equal to आगे वाला फेस CDEF should be equal to पीछे वाला फेस ABGH should be equal to 0। इन फेसेस में से कोई भी फ्लक्स क्रॉस नहीं करेगा। देख लो, ये वाला फेस में से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, ऊपर वाले फेस में से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, आगे वाले फेस में से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, और पीछे वाले फेस में से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा। तो ये 0 हो जाएंगे। दैट मीन्स रह क्या गया? रह गए हमारे दो, फ्रंट वाला फेस क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए बी सी डी,
ई डॉट डी एस प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई एफ जी एच, पीछे वाला फेस, ई डॉट डी एस शुड बी इक्वल टू 0। यहां तक बात क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? बबीता, चेष्टा, अगर किसी को भी डाउट है तो जस्ट रेज योर हैंड यहां तक। तो अब मैं सिचुएशन ऐसी ले लेता हूं, ये मेरा पैरेललोपिपेड है, ये वाला फेस हो गया मेरा ए बी सी डी, और ये वाला फेस हो गया मेरा ई एफ जी एच। वेव ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, और ये लोकेशन में ले लेता हूं x1 और ये लोकेशन ले लेता हूं मैं x2। तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन x। तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इस जगह पर एट फेस EFGH electric field should be equal to E1, and at face ABCD इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लेते हैं E2। तो इस सरफेस पे फ्लक्स कितना होगा? E1 इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर इसके 90 डिग्री पे पीछे हो जाएगा, ओपन क्लोज सरफेस है, तो एरिया ये हो गया, ये वाला फेस हो गया EFGH वाला फेस, और आगे वाला फेस लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो E2, और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्लोज सरफेस है, ए ले लेता हूं, एरिया तो सेम ही है दोनों का, पैरेललोपिपेड है।
तो यहां पर फ्लक्स कितना हो गया, -E1A, और यहां पर फ्लक्स ABCD में, सॉरी EFGH में, -E1A, और फ्लक्स ABCD वाले फेस में हो जाएगा E2A। दैट एम्प्लाइज, मैं इन दोनों में वैल्यू डाल देता हूं, ABCD और EFGH। E2A minus E1A should be equal to 0. That implies E2 minus E1 into A should be equal to 0. ऐसा होने के दो ऑप्शन है, either A is equal to 0 और E2 is equal to E1। तो निष्कर्ष ये निकला कि ये 0 होगा, और 0 होने के लिए दो ही तरीके हैं, आइदर A is equal to 0, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि पैरेललोपिपेड में हमने खुद माना है वो एरिया है। तो दूसरा ऑप्शन बचता है बस E2 is equal to E1, which is also not possible। क्यों? If E2 is equal to E1, then E is constant along x-axis and wave could not travel along constant electric field। अगर दोनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस है ही नहीं तो वेव वहां ट्रेवल करेगी क्यों? वेव कुछ डिफरेंस होगा तभी तो ट्रेवल करेगी। दैट मीन्स ये दोनों केसेस पॉसिबल नहीं है। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट एम्प्लाइज electric field along x-axis would be equal to 0, so electric field cannot be in the direction of propagation of wave। Similarly, we can show that magnetic field along x-axis will be equal to 0, and hence we conclude that both electric field and magnetic field are perpendicular to direction of propagation of EM wave। Hence EM wave is transverse wave। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं हो सकती हैं, एंड दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। QED, क्वाड्रो इरेट डेमोन्स्ट्रेंटम। हमने प्रूव कर दिया इस चीज को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसवर्स वेव है। किसी को डाउट? बबीता? Yes, sir. चेष्टा? Yes, sir. दिव्या? खुशी?